हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज़ एकेडमी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए पेपर 2 क्लास 6 से 8 का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज की क्लास में हमने 2 सेट लिया है, यानी कुल कुल 60 प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक साइकोलॉजी होता है और 31 नंबर से लेकर 60 तक हिंदी होता है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है। ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन बी है माँ, ऑप्शन सी है दा, ऑप्शन डी है धा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। जो माँ अक्षर है ये पा वर्ग का है। पा, फा, बा, भा, मा, ये 5 अक्षर पा वर्ग में आते हैं। ना, दा, धा, ये तीनों अक्षर ता वर्ग के हैं। ता, था, दा, धा, ना, ये 5 अक्षर ता वर्ग के हैं। अगला प्रश्न है राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है। ऑप्शन ए संदेश सूचक वाक्य है, या विधानार्थक वाक्य है, या संकेतार्थक वाक्य है, या इच्छा बोधक वाक्य है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ये विधानार्थक वाक्य है। विधानार्थक वाक्य 3 चीज होता है इसमें। एक तो तथ्य प्रस्तुत करता है, दूसरा सूचना देता है, और तीसरा क्या है, ये सरल वाक्य जैसा, साधारण वाक्य जैसा होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि राजा नगर में आए, ये सूचना दे रहा है, इसीलिए ये विधानार्थक वाक्य। अगला प्रश्न है निम्नांकित शब्दों में से संबंध बहुव्रीहि सामासिक शब्द है, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन ए दशानन, बी है लुप्त पद, सी है प्राप्तोदक, और डी है उपहंत पशु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दशानन। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें जो है तीसरे की ओर संकेत करता है बहुव्रीहि समास, यानी कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। तो देखिए दशानन के मतलब क्या होता है, 10 आनन है जिसके, अर्थात 10 मुख वाला। तो 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। तो रावण को क्या कहा गया है, दशानन, यानी कि इसमें जो है प्रमुख कौन है, रावण है, तीसरा शब्द है, इसलिए दशानन क्या है, बहुव्रीहि समास है या बहुव्रीहि शब्द है। अगला प्रश्न है इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा। वाक्य तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो हों। ऑप्शन है आंख के अंधे गांठ के पूरे, बी है मान ना मान मैं तेरा मेहमान, सी है गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, डी है आप काज महाराज। भाई जो तीर्थ स्थलों पर पंडे या पुजारी होते हैं, इनको यजमानों से क्या चाहिए, पैसा वसूलना। ये पैसा वसूलने के लिए वहां पर बैठे होते हैं, क्या चाहिए इनको, पैसा। और इसमें ऑप्शन होगा, ये सही होगा कि आंख के अंधे गांठ के पूरे, यानी कि कोई बुद्धि से होशियार ना हो, यानी कि बेवकूफ व्यक्ति हो लेकिन उसके पास पैसे बहुत अधिक हो, तभी तो ये पंडे पुजारी जो घाट पर बैठे हैं, तीर्थ स्थानों पर बैठे हैं, इनको पैसे मिलेंगे। अगर जो होशियार व्यक्ति होगा तो पैसे उनको नहीं देगा या कम पैसे देगा, बेवकूफ व्यक्ति होगा तो पैसे ज्यादा देगा, बेवकूफ है पैसे ज्यादा हैं तो ठग लेंगे। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन ये है। अगला प्रश्न है कि मैं अपना सिर खुजाता हूं, इस वाक्य में है अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया, या अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया, या अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सकर्मक क्रिया। हाँ, इसमें देखिए पढ़िए, मैं अपना सिर खुजाता हूं, तो हमने सवाल किया कि क्या खुजा रहा हूं, तो सिर, यानी कि इस वाक्य में कर्म है, जिसमें कर्म होता है वो क्रिया सकर्मक होती है, यानी खुजाता में खुजाता के साथ कर्म प्रयोग है, इसलिए खुजाता जो क्रिया है सकर्मक है, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं प्रयोग होता है वो अकर्मक क्रिया होती है। तो इसलिए खुजाता सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य या संक्षिप्त वाक्य। यहां पर तब शब्द का प्रयोग हुआ है, तब, जो, ताकि, कि,
ये जो शब्द होते हैं जहां पर ये शब्द प्रयोग होता है वहां पर क्या होता है, मिश्र वाक्य। जहां पर और, तथा यानी जोड़ने वाले जहां पर शब्द प्रयोग होते हैं वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त मतलब जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना यानी संयुक्त करना। तो जहां पर तथा और जो शब्द होगा ये जोड़ता है वाक्यों को या उपवाक्यों को, वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। तो अच्छा, सरल वाक्य कहां पर होता है, जहां पर एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और एक क्रिया होती है वहां पर सरल वाक्य होता है। इसमें क्या है, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है कि मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है, सर्वनाम है या संज्ञा है या विशेषण है या क्रिया है। ये जो कुत्ता है, कुत्ता क्या है, संज्ञा है। अच्छा, संज्ञा का जो विशेषता बताता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो काला क्या है, काला कुत्ता है। कुत्ता की विशेषता क्या है कि वो कुत्ता काला है, यानी काला कुत्ता की विशेषता बता रहा है। कालापन जो है कुत्ता की विशेषता बता रहा है, यानी काला क्या है, विशेषण है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है यानी कि गायब है, वह विराम चिन्ह कौन सा है। वाक्य है, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। ऑप्शन है अर्धविराम या आश्चर्य सूचक चिन्ह या अल्प विराम या पूर्ण विराम। तो यहां पर कौन सा चिन्ह होना चाहिए भाई, किसी भी वाक्य के लास्ट में यदि वाक्य साधारण है तो उसके लास्ट में कौन सा विराम होता है, पूर्ण विराम होता है। यहां पर पूर्ण विराम होना चाहिए, ये वाला पूर्ण विराम होना चाहिए। तो इस कहां पर है पूर्ण विराम, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वह कहलाते हैं। वह शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में डायरेक्ट प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और वह शब्द जो संस्कृत से तो हिंदी में आए हैं लेकिन वो बदल के प्रयोग हो रहे हैं वो तद्भव शब्द है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि एक अनार 100 बीमार, यह एक मुहावरा है या वाक्य है या वाक्यांश है या लोकोक्ति है। मुहावरा क्या है, मुहावरा जैसे जो है बिल्ली चूहे को देखकर भाग गई, यानी चूहा बिल्ली को देखकर भाग गया, या चोर पुलिस को देखकर भाग गया। ये जो थोड़ा औपचारिकता जिसमें होती है वो मुहावरा है। और लोगों के कही द्वारा जो कहावत स्वरूप होता है वो लोकोक्ति है। तो एक अनार 100 बीमार क्या है, ये जो है लोगों के द्वारा कही हुई उक्ति, इसलिए इसे लोकोक्ति कहते हैं। तो यह क्या है, एक लोकोक्ति है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है अवितथ, कृतांत, अमर्ष, मर्षा। तो कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द अमर्ष है। अगला प्रश्न है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर या दीर्घ स्वर या संधि स्वर या मूल स्वर। जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर वर्णमाला में 4 हैं, ये, आए, वो, आओ। ये जो ये है ये 2 स्वरों से मिलकर बना है, छोटा आ या बड़ा आ, प्लस छोटी ई या बड़ी ई, इनसे मिलकर ये बना है। आए किससे मिलकर बना है, आए किससे मिलकर बना है, तो जो आए है छोटा आ या बड़ा आ प्लस ये या आए से मिलकर आए बना है। ऐसे वो, आओ, ये, आए, वो, आओ, ये 4 जो अक्षर हैं ये संयुक्त स्वर होते हैं। ये चारों अक्षर 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। ऑप्शन ये सही है कि संयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न है कि गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच लगा चिन्ह कहलाता है लाघव या हंस पद या योजक चिन्ह या अवतरण चिन्ह। लाघव चिन्ह कैसा होता है, ऐसे गोल गोल, यानी कि जो संक्षिप्त, जैसे हमने लिखा पा, पंकज है तो पंकज के लिए केवल हमने पा लिख दिया, यहाँ पर लाघव चिन्ह लगा दिया, यह है लाघव चिन्ह। हंसपद चिन्ह, जैसे हम कोई चीज लिख रहे हैं एक शब्द छूट गया तो बीच में हम ऐसे लगा देते हैं। यहाँ मान लिया यहाँ पूरा लिखा है, यहाँ पूरा लिखा है, यहाँ पर हमने कोई शब्द ऐसा जो छूट गया तो ये ऐसे लगा देते हैं, इसके बाद में यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हंसपद चिन्ह है। अवतरण चिन्ह मतलब इन्वर्टेड कामा, दोनों तरफ से कामा होता है। यहाँ एक कोई व्यक्ति या महान व्यक्ति या कोई लेखक या कवि के द्वारा जो कोटेशन होता है वो लिखा जाता है अवतरण चिन्ह में, या उद्धरण चिन्ह में इसे इन्वर्टेड कामा कहते हैं। योजक चिन्ह क्या होता है, 2 शब्दों के बीच जो चिन्ह ऐसे लगता है
और ये दोनों शब्दों को क्या करता है, जोड़ता है, यानी कि और का संकेत करता है। वहां पर योजक चिन्ह होता है, तो बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि पॉकेट मार शब्द में समास है, कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास या द्वंद्व समास? तो पॉकेट मार यानी पॉकेट को मारने वाला, यानी पॉकेट को चोरी करने वाला। तो यहाँ पर पॉकेट को या पॉकेट को चोरी करने वाला, यहाँ पर को विभक्ति आई है। और जहां पर विभक्ति यानी कि विच्छेद करने पर, समास यानी शब्दों को अलग अलग करने पर जहां पर विभक्ति चिन्ह निकल कर आता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? आकाश पाताल एक कर गया, या बी है अपना सा मुंह लेकर रह गया, अपना उल्लू सीधा करने लग गया, उल्टी गंगा बहाने लगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपना सा मुंह लेकर रह गया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? लज्जित करना या स्वागत करना या सावधान करना या क्रोध से देखना? आंखें दिखाना मतलब होता है क्रोध से देखना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि कहु रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। तो जो पहले वाला रावण है, ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग है, सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, डी है जातिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि जो पहला रावण है ये केवल रावण के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दूसरा रावण है जो रावण के जैसे जिस व्यक्ति का व्यवहार है उन सभी को कहा गया है दूसरे रावण के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भागवत भक्ति में संधि है विसर्ग संधि या स्वर संधि या व्यंजन संधि या गुण संधि? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यंजन संधि है भागवत भक्ति में। अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय, यानी अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनु तो इसमें उपसर्ग है, आगे जो लगा होता है उपसर्ग लगा होता है, पीछे जो लगा होता है प्रत्यय होता है। करण या ये? इस प्रश्न का सही जवाब है, इसका मूल शब्द हो जाएगा अनुकरण, और अनुकरण में जब ये प्रत्यय लग जाएगा तब क्या हो जाएगा? अनुकरणीय। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? द्वंद्व या द्वंद्व या द्वंद्व या द्वंद्व? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जहां पर दोनों आधा दा और आधा ना बीच में प्रयोग किया गया हो वो सही होता है। तो ऑप्शन डी सही। इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? पदबंध या पदतल या पदरूप या पत्राण? तो वाक्य के जो अंश होता है उसको हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसमें शब्द शक्ति पहचानिए। लक्षणा शब्द शक्ति या अभिधा शब्द शक्ति या माधुर्य शब्द शक्ति या व्यंजना शब्द शक्ति? शब्द शक्ति तीन होते हैं, लक्षणा, अभिधा और व्यंजना। यानी कि जो लिखा है, यानी कि शब्द को पढ़ने पर यदि उसका अर्थ यदि सामान्य है, सामान्य अर्थ में शब्द प्रयोग हुआ है, तब क्या होगा? अभिधा शक्ति होगी। यदि शब्द को पढ़ने पर अर्थ समझ आता है लेकिन थोड़ा डीप जाकर, तब लक्षणा शब्द शक्ति होगी। और हमने किसी शब्द को पढ़ा और उसका बहुत गहरा अर्थ है, बहुत गहरा अर्थ है, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। इसमें रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इन शब्दों के या इन लाइनों को पढ़ने से इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो सही नहीं है, इसका बहुत गहरा अर्थ है, इसलिए इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है कि जिस मूल शब्द से विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? यानी मूल शब्द में विकार होने से जो क्रिया बनती है वो शब्द क्या कहलाता है? अगला ऑप्शन है कि धातु कहलाता है या क्रिया कहलाता है या मूल धातु कहलाता है या यौगिक धातु कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यौगिक धातु। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है
करण कारक है या संबंध कारक है या संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो है अपठित गद्यांश है, जीवों और उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन ही पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। जीव अपने पर्यावरण के अजीवित तत्वों या घटकों से क्रिया करते हुए सम्मिलित रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, इसे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोतंत्र कहा जाता है। विभिन्न इकोतंत्र का संगठन भिन्न भिन्न होता है। इकोतंत्र अर्थात में कार्बनिक या जैविक और अकार्बनिक या अजैविक घटकों की आपस में अंतःक्रिया और उनकी परस्पर निर्भरता का समुच्चय होता है। इस शब्द का प्रयोग मूल रूप से जीवों, समूहों और आवास के परस्पर मिलने से निर्मित एक क्रियाशील इकाई के निर्माण को प्रकट करने के लिए किया गया था। इस ग्रह पर उपस्थित समस्त इकोतंत्र का सम्मिलित रूप से जैवमंडल की संख्या दी जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में सूर्य का प्रकाश, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु, उत्पादक, उपभोक्ता, सूक्ष्म और बड़े उपभोक्ता शामिल हैं। इकोतंत्र को सुरक्षित रखते हुए विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन हमारी जिम्मेदारी है। और अब देखिए इसमें जो प्रश्न संख्या 55 से 57 तक इसी अपठित गद्यांश से हल करना है। तो 55 नंबर का प्रश्न है कि जीवों और उनके पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इकोलॉजी, बी है एंथ्रोपोलॉजी, सी है बायोलॉजी और डी है एंड्रोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में फूलों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में जो है मानव का अध्ययन करते हैं, मानव के शरीर का। इकोलॉजी में क्या है, ये जीवों और पर्यावरण की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त इकोतंत्र को सम्मिलित रूप से कहते हैं सौरमंडल, जैवमंडल या तारामंडल या इनमें से कोई नहीं। यदि आप ईवीएस पढ़े हैं तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए गद्यांश को पढ़ना ही नहीं, क्योंकि ये पूरा जीएस पर आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र या इकोतंत्र का यह घटक नहीं है सूर्य का प्रकाश, कार्बनिक पदार्थ, परमाणु ऊर्जा, मौसम। इसका सही जवाब है सी, परमाणु ऊर्जा इकोतंत्र या पारिस्थितिकी का जो है घटक नहीं है। अगला प्रश्न है कि पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? श्रवण कौशल या लेखन कौशल या बोलने के कौशल या पठन कौशल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पठन कौशल। भाई पढ़ने के लिए है तो पठन कौशल होगा। अगला प्रश्न है कि लेखन कौशल से संबंधित नहीं है विषय वस्तु को स्पष्ट एवं तार्किक रूप से संगठित करना, वे लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। भाई ये तो पढ़ने के लिए होगा, बाकी ये तीनों के लिए होगा। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि बालाघात का प्रयोग होगा श्रवण कौशल में, बोलने के कौशल में, पठन के कौशल में, लेखन के कौशल में। तो बालाघात का प्रयोग कहाँ पर होता है? ये होता है बोलने के कौशल में। ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ से पहला सेट समाप्त हो गया, यानी कि 30 प्रश्न हमने कर लिए। अब यहाँ से दूसरा सेट है, यानी कि जो दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से 31 नंबर से दूसरे साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में, यानी कि आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच होंगे, उसका कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, कभी कभी तो हूबहू प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाना है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सभी सब्जेक्ट के सभी पीवाई को पढ़ के जाना है। आपको जो है सारे पीआईक्यू इसी चैनल पर मिल जाएंगे, चाहे ईवीएस का हो, चाहे साइकोलॉजी का हो, चाहे जीएस या ईवीएस का हो। ये तीनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। फर्स्ट पेपर यानी प्राइमरी, सेकेंड पेपर यानी जूनियर, दोनों का मिल जाएंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये दूसरा सेट का पहला प्रश्न कि था किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ्य, तालव्य, दंत, ऊष्म। तो था जो है ये ता वर्ग का व्यंजन है, और ता वर्ग किसमें आता है? दंत में आता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि पन्नग का समानार्थी शब्द है उरग, पिक, पिनाक, केसरी। इसका सही जवाब है उरग। पन्नग मतलब सांप होता है और उरग मतलब सांप होता है, दोनों समानार्थी शब्द। अगला प्रश्न है जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई।
उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? दीपक और अंधियारा किसके प्रतीक हैं? अंधेरे व प्रकाश के, बुरे और अच्छे के, ज्ञान और अज्ञान के, या प्रभु और प्राप्ति के? इसका सही जवाब है अंधियारा मतलब होता है अज्ञानता और दीपक मतलब होता है ज्ञान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जो यामा रचना है, यामा रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की, महादेवी वर्मा की, अज्ञेय की, मुक्तिबोध की? इसका सही जवाब है यामा रचना महादेवी वर्मा की है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं? समास कहते हैं, या संधि कहते हैं, या प्रत्यय कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं? जो शब्दांश आगे लगता है शब्द में उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्दांश पीछे लगता है शब्दों के उसे प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है? जस दूल्हा तस बनी बारात, ना सुख में मोटे ना दुख में पतले, या ना गरजे ना बरसे वही धूप की धूप वही ढाक के तीन पात। तो सारी स्थिति में एक समान रहना, इसके मतलब है वही ढाक के तीन पात, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है? थकावट, बुराई, आलस, बुढ़ापा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। थकना क्रिया है और थकावट क्या है? थकना से थकावट बना प्रत्यय लगकर, तो थकावट क्या है? भाववाचक संज्ञा बनी। अगला प्रश्न है कि रीत्य अनुसार का सही संधि विच्छेद है? रीत प्लस अनुसार, रीत प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार, रीत्य प्लस अनुसार? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। हम इसको कैसे जाने? जो शब्द है इस शब्द को तोड़ने पर, हमने इस शब्द को तोड़ा तो इससे जो शब्द निकले वो दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। तो इसमें इन शब्दों को, चारों शब्दों को पढ़िए, इसमें किसमें है, किस ऑप्शन में दोनों शब्द सार्थक है? रीत कोई शब्द होता नहीं है, रीत भी जो है कोई शब्द नहीं होता है, ना रीति कोई शब्द होता है। इन चारों में से केवल एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही, रीति, इसीलिए रीति प्लस अनुसार ऑप्शन सी सही होगा। आप सही शब्द से ऐसी चीजों को पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न कि अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास? तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अव्ययभाव समास, जिसमें उपसर्ग होते हैं। ये अनु क्या है? उपसर्ग है, और रूप शब्द है। तो उपसर्ग या प्रथम पद प्रधान जो होता है, चाहे उपसर्ग हो या प्रथम पद प्रधान हो, इनमें क्या होता है? अव्ययभाव समास। और जब ये जो है अव्ययभाव समास पूरा जो है अव्यय होता है, ऑप्शन इसका बी सी सही है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? यानी भौरा का पर्यायवाची कौन है? षटपद, षटपद मतलब भौरा, अली मतलब भौरा, मधुकर मतलब भौरा, प्रभाकर मतलब होता है सूर्य, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि ऋजुता का सही विलोम है? टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन, तिरछापन? ऋजुता मतलब होता है ये जो रेखा हमने सीधी खींची, ये ऋजुता है, यानी कि सीधी रेखा, ऋजु रेखा। अच्छा, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है इसे वक्र रेखा कहते हैं, यानी वक्रता। तो ऋजु का उल्टा होगा वक्रता, वक्र, ऑप्शन बी सही है। जो पसीने से उत्पन्न हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है। स्वयंभू किसे कहते हैं? जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। जरायुज किसे कहते हैं? जो बच्चे के रूप में जन्म हुआ हो, यानी जिसका जन्म गर्भ से हुआ उसे जरायुज कहते हैं। स्वेदज जिसका जन्म पसीने से, यानी जो पसीने से उत्पन्न हुआ उसे स्वदज कहते हैं। अंडज जिसका जन्म अंडा से हुआ हो, यानी जो अंडा से उत्पन्न हुआ उसे अंडज कहते हैं। तो पसीने से उत्पन्न जो हुआ हो उसे स्वेदज कहते हैं। स्वेद मतलब पसीना, जैसे मतलब जन्म, यानी जिसका जन्म पसीने से हुआ हो। अगला प्रश्न है कि साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, साक्षी, सखी, इनमें से कोई नहीं। तो साखी का तत्सम शब्द है साक्षी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? ईश्वरदास, शेख नबी, कुतुबन, जायसी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो थे इनको चेचक हो गया था, और चेचक के कारण ये एक आंख से देख नहीं पाते थे और एक कान से सुन नहीं पाते थे, यानी एक इनका आंख नहीं था, एक आंख से देख नहीं पाते थे और एक कान से सुन नहीं पाते थे। एक
ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या द्रव्यवाचक या भाववाचक। तो कवि जो है, कवि क्या करता है, हमने कहा कवि, तो यहाँ पर बहुत सारे कवियों की बात कर रहा है ये शब्द, चाहे मलिक मोहम्मद जायसी हो, चाहे ईश्वर दास हो, चाहे कुतुबन हो, चाहे कबीर दास हो, चाहे रहीम दास हो। कवि कहने से बहुत सारे कवियों का मन में ख्याल आते हैं, यानी कवि पूरे कवि जात का बोध कराता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि शाश्वत पाठन का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से वाचन करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। शाश्वत वाचन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पढ़ने संबंधी जो कठिनाई होती है, जो झिझक होता है, उसको दूर करना। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है, साध्य है या साधन है या एकमात्र संसाधन है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या है, साधन है। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, या भाषागत शुद्धता बरबल, या अध्यापक का एकालाप, या श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ये कि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, एक आदर्श वातावरण ऐसे होना चाहिए, तभी तो बच्चा सीख पाएगा, स्वतंत्र रूप से बोल पाएगा। अगला प्रश्न है कि वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है को कहते हैं आलेख, या विशेष रिपोर्ट, या संपादकीय, या उल्टा पिरामिड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संपादकीय कहते हैं। जहां जहां शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, यानी जहां जहां शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, भिन्न शब्द युग्म है, या विपरीतार्थक शब्द युग्म है, या पुनरुक्त शब्द युग्म है, या एकार्थी शब्द युग्म है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति हुई हो, यहां पर जहां है और यहां पर जहां है, यानी कि शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, वहां पर पुनरुक्त शब्द युग्म है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है आयात, या निर्यात, या प्रेषण, या वाहन। तो दूसरे देश से अपने देश में खरीदने की क्रिया कहलाती है आयात, और बेचने की क्रिया कहलाएगी निर्यात। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्तियां किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की, भवानी शंकर पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, नागार्जुन की। इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी सही है। इनकी जो है क्या है, पंक्तियां। अगला प्रश्न है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, या उपमा अलंकार, या रूपक अलंकार, या उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर वर्णों की आवृत्ति हुई हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, और जहां पर मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु इत्यादि शब्द का प्रयोग हुआ हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें देखो मनो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि गीत मंद मंद मुस्का रही है, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है, विशेषण है, या क्रिया विशेषण है, या संज्ञा विशेषण है, या सर्वनाम है। अब ये जो मंद मंद है ये किसकी विशेषता बता रहा है, भाई गीत संज्ञा है, गीता संज्ञा है। अब ये मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो मंद मंद गीता की व्याख्या जो है विशेषता नहीं बता रहा है, मंद मंद मुस्कुराने की विशेषता बता रहे हैं। यानी मुस्कुराना कैसा है, मंद मंद है, तो मुस्कुराना क्रिया है, और जो मंद मंद है वो मुस्कुराना की विशेषता बता रही है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है मंद मंद, इसलिए इसमें क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है, समाज सेवा, या सिनेमा, या विज्ञान, या साहित्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साहित्य। अगला प्रश्न 56 से 60 तक क्या है, गद्यांश है, और गद्यांश पर प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न गद्यांश है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक पंक्तियों की रचना की है। उनके एकांकियों का मूल स्वर क्या है, आदर्शवादी है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयास किया गया है।
समस्यामूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं जैसे प्रेम, सेक्स, संदेह, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई है, क्योंकि उनके एकांकियों की नायिकाएं अंततः अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती, यथा रेशमिताई की ललिता और एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी अतिशय आदर्शवादिता के कारण किंतु वर्मा जी की एकांकी अर्थात से दूर हो गए जान पड़ते हैं। किंतु एकांकी शिल्प की दृष्टि से वह हिंदी युग के एकांकी माने जा सकते हैं। आरंभ, कौतूहल, संकलन श्रेय, चरम सीमा आदि तत्व उनके एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता विद्यमान है। रंगमंचता एवं अभिनेता के गुणों से भी उनके एकांकी संपन्न है तथा उनमें सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रौढ़ता भी विद्यमान है। वस्तुतः एकांकी कला को चरम यौवन पर पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर रामकुमार वर्मा को ही दिया जाता है। अब देखिए 56 प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ऑप्शन है वर्मा का लेखन शैली, रामकुमार वर्मा के एकांकी, रामकुमार वर्मा के नाटकों की राष्ट्रीयता, वर्मा के एकांकियों में रंग मंचेता। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी कि रामकुमार वर्मा के एकांकी। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली है विवरणात्मक या विवेचनात्मक या आलोचनात्मक या गवेषणात्मक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, विवेचना की गई यानी विवेचनात्मक है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि रामकुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर है यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आदर्शवादी। अगला प्रश्न है कि रंग मंचता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी हैं, सफल है या असफल है या संपादन मांगते हैं या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, सफल है। अगला प्रश्न है वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या का या राजनीतिक समस्या का या सोशल समस्या का या सामाजिक समस्या का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या का। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें, और कमेंट भी कीजिए, बताइए क्लास कैसी लगी आपको। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।